तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। लेकर आ चुका हूँ इनफाइनाइट एपिफनी सिस्टम के एक और नए एपिसोड को। जैसा कि पहले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, हमारे इस सीरीज के एमसी बाइमो के पास एक सिस्टम होता है जिससे वो लोगों को गुस्सा दिलाकर एपिफनी पॉइंट को हासिल कर सकता है और फिर उनका इस्तेमाल करते हुए अपने पावर को इम्प्रूव कर सकता है। और वो शेंगजुआन सेट में आने के बाद बहुत सारे लोगों को गुस्सा दिलाकर एक इन यांग पगोरा के 9th फ्लोर को लाइट अप करके उस सेट का होली सन बन गया था। लेकिन कुछ कारणों के वजह से उसे काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और फिर आखिर में वो एल्डर शी नाम के एक एल्डर का डिसेबल बन गया था। तो आप इस एपिसोड का शुरुआत सीधा ही अगले दिन से होता है। हमें एक जगह पर वैंग टैंग को चलते हुए दिखाया जाता है और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि एल्डर शी मुझे अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता है, भले ही वो इस सेट का कोई एंसेस्टर ना हो, लेकिन एंसेस्टरों के कंपेयर में उनका पोजीशन कम भी नहीं है। वो अपने समय में शेंगजुआन सेट का एक जीनियस हुआ करता था। उन्होंने इतने सारे सीक्रेट टेक्निक और मेथडों को मास्टर किया है कि मेरे दादाजी एम्परर वैंग भी उनके काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। उनका डिसेबल बनने से मेरा नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है। फिर वो बाइमो के बारे में सोचते हुए बोलता है, वो लड़का जिसका किस्मत खराब था वो इन यांग टावर के 9वीं मंजिल को रोशन कर दिया। बच्चे बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं वैंग टैंग इस लाइफ में किसी से भी कमजोर नहीं रहूंगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे एल्डर शी और बाइमो पहुंच जाता है। एल्डर शी वैंग टैंग को देखकर बोलता है, वैंग टैंग तो तुम यहाँ पर हो। वैंग टैंग भी एल्डर शी को देखकर ग्रीट करता है, लेकिन उनके साथ में बाइमो को देखकर हैरान होते हुए सोचता है आखिरकार वो इनके साथ क्यों है। एल्डर शी वैंग टैंग को बोलता है, मैं तुम्हें एक नेमेड डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। नेमेड डिसेबल मतलब वो एल्डर शी का पर्सनल डिसेबल है, लेकिन डायरेक्ट डिसेबल नहीं है। और इस बात को सुनकर वैंग टैंग हैरान होकर एल्डर शी से इस बारे में पूछता है तो एल्डर शी बताता है, ये बाइमो है, तुम तो इससे पहले भी मिल चुके होगे। वो मेरा एकलौता डायरेक्ट डिसेबल है, आपसे ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर होगा। ये सुनकर बाइमो वैंग टैंग के सामने अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करने लगता है और इस बात से वैंग टैंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ मन में बोलता है, मैं नेमेड डिसेबल और वो डायरेक्ट डिसेबल, ऊपर से वो मेरा सीनियर ब्रदर, आखिरकार ये कैसे सही हो सकता है। उसके गुस्सा करने के वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखने के बाद बाइमो खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था वैंग टैंग ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एल्डर शी वैंग टैंग को बोलता है, आज मैं तुम्हें पहला टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम है कार्पलियापिंग ड्रैगन सूत्रा। ये सुनते ही वैंग टैंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में, ये तो एक लेजेंडरी टेक्निक है। मैंने इस टेक्निक के बारे में बहुत पहले सुना था, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने के बाद एक सुपर बॉडी को हासिल किया जा सकता है जिसका नाम है ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैंग टैंग उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है, अगर मैं नेमेड डिसेबल हुआ तो क्या हुआ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ट्रू ड्रैगन स्क्रिप्चर को एक बार सीख लेता हूँ तो फिर मेरा ताकत बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये बाइमो वो मेरा सीनियर ब्रदर बनने का लायक बिल्कुल भी नहीं है। इधर बाइमो भी उसे समझने की कोशिश करते हुए बोलता है, मेरा क्वालिफिकेशन बिल्कुल एवरेज है, इसीलिए मेरे लिए उसे समझ पाना नामुमकिन है। लेकिन और फिर अपने सिस्टम को बोलता है, सिस्टम एक एपिफनी पॉइंट का इस्तेमाल करो। हमें एल्डर शी को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से पूछता है, तो आखिरकार तुम दोनों ने इसे कितना समझा। हमें वैंग टैंग के पीछे एक गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है और वैंग टैंग खुश होते हुए बोलता है, मास्टर मैंने इसे लगभग 30% समझ लिया। एल्डर शी बोलता है, 30%, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, जैसा कि एम्परर वैंग के पोते से उम्मीद था। जवानी में एम्परर वैंग का एप्टीट्यूड जैसा था तुम्हारा भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन काप लिपिंग ड्रैगन स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करना होगा। फिर एल्डर शी बाइमो से पूछता है और बाइमो अपने मन में बोलता है, एक एपिफनी पॉइंट इस्तेमाल करने के बावजूद मैं इस ड्रैगन स्क्रिप्चर को सीख नहीं पाया। फिर वो सिस्टम से कहकर एक और एपिफनी का इस्तेमाल करता है और इधर वैंग टैंग उसे देखते हुए मन में बोलता है,
तो क्या हुआ कि तुमने 9वीं मंजिल को रोशन किया, लेकिन अभी भी तुम मेरा बराबरी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली एरोगेंट कैसे बना जाता है। ये मेरे खुद के लाइफ के साथ फाइट करने जैसा है। मैं वैंग टैंग इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन के दिखाऊंगा। उसके ये सोचने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बाइमो के बॉडी से बहुत ही तेज ब्लू रोशनी निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद एल्डर शिप बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर हमें बाइमो के बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। इस चीज को देखकर वैंग टैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके वजह से बाइमो का कपड़े भी फट जाता है। एल्डर शिप बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैंने सचमुच कोई गलत पर्सन को चूज नहीं किया। वैंग टैंग हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सिर्फ एक बार सुनने से ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी को एक्टिवेट करना कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें दिखाया जाता है कि इसके वजह से बाइमो को एक एपिफेनी पॉइंट भी मिलता है। इसके बाद सीधा ही हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों ही एक साथ कल्टीवेट कर रहा था। वैंग टैंग बाइमो से जलते हुए बोलता है, मैं वैंग टैंग, मैं किसी से भी हार नहीं मानूंगा। मैं किसी और से कमजोर नहीं हो सकता। इसके वजह से बाइमो को एक और एपिफेनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखते हुए बाइमो मन ही मन बोलता है, बहुत बढ़िया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे उससे अपने आप एपिफेनी पॉइंट मिलता जा रहा है। हमें वैंग टैंग को दिखाया जाता है जिसके बॉडी से फिर से लाइट निकलता है और इसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, मैंने इसे 50% तक सीख लिया। हालांकि बाइमो मुझसे आगे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसके अंदर से कोई भी बदलाव नहीं आया है, जबकि मैं लगातार प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं जल्दी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। और तभी बाइमो के बॉडी से फिर से ब्लू ड्रैगन बाहर आता है, जिसके वजह से दोबारा से उसका कपड़ा फट जाता है। इसे देखकर वैंग टैंग हैरानी के साथ बोलता है, क्या ये लेजेंडरी ड्रैगन स्क्रिप्चर के ग्रेट परफेक्शन हो सकता है? तभी वहाँ पर एल्डर शी आते हुए बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काप लिविंग ड्रैगन स्क्रिप्चर के ग्रेट सक्सेस को हासिल किया है, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने ग्रेट परफेक्शन लेवल को हासिल कर पाया है। फिर एल्डर शी बाइमो को बोलता है, अब तुमने ऑफिशियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी को हासिल कर लिया है और ये लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी को हासिल करने का पहला कदम है। इस बात को सुनने के बाद वैंग टैंग की फिर से चलने लगता है और इसके वजह से बाइमो को एक और एपिफेनी मिलता है। एल्डर शी उन दोनों से पूछता है, अब तुम दोनों किस रियलम पर हो? बाइमो बताता है, मास्टर मैं अब बॉडी टेम्परिंग रियलम के 5 लेवल पर हूँ। लेकिन वैंग टैंग अपना छाती ठोकते हुए बोलता है, मैं बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर हूँ। एल्डर शी बताता है, तुम दोनों के लिए सबसे जरूरी काम रियलम को ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ब्रीदिंग रियलम पे पहुंचना है। मैं आज यहाँ पर इसलिए तुमसे मिलने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम दोनों को नैरो वॉशिंग टोकन दे पाऊँ। अब से तुम दोनों नैरो वॉशिंग पूल में भी जा सकते हो। बाइमो इस बारे में पूछता है कि आखिरकार ये नैरो वॉशिंग पूल क्या है, जिस पर वैंग टैंग बताता है, नैरो वॉशिंग पूल शेंगजुआन सेट का एक ट्रेजर लैंड है। ये बॉडी टेम्परिंग के कल्टीवेशन के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है। आज से पहले शेंगजुआन सेट से जितने भी लोग बाहर निकला है, उनमें से ज्यादातर लोगों ने नैरो वॉशिंग पूल में ही अपने बॉडी को टेम्पर किया है। एल्डर शी बोलता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक और बात है जो तुमने नहीं सुना है। नैरो वॉशिंग पूल में प्रैक्टिस करते समय बॉडी टेम्परिंग के पीक स्टेज से ब्रेक थ्रू करने की बहुत ही कम चांस है, लेकिन एक बार अगर कोई वहां से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो फिर उसका फिजिकल बॉडी का पावर 2 गुना हो जाएगा, जिससे वो उस लेवल पर इनविंसिबल बन जाएगा। फिर एल्डर शी एक टोकन को बाहर निकालते हुए बोलता है, ये तुम लोगों के पॉइंटों के साथ एक्सचेंज किया जाने वाला बॉडी टेम्परिंग मास्टर टोकन है। एक टोकन को देखकर वैंग टैंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, सिर्फ एक टोकन? मैं समझ गया, मैं अब बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर हूँ और मेरा ही सबसे ज्यादा चांस है अगले रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का। ये बाइमो के लिए तो नहीं है, जरूर से ये मेरे लिए ही होगा। ये बोलकर वो बाइमो की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है, लेकिन एल्डर शी उसके उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वो टोकन बाइमो के हाथों में दे देता है और उसको बोलता
है, बाइमो ये टोकन तुम्हारे देखभाल में रहेगा। इस टोकन के साथ कोई एक ही टाइम पर अपने साथ अपना एक साथी को भी लेकर जा सकता है, तो तुम अपने जूनियर ब्रदर को अपने साथ लेकर जाना। इस बात को सुनकर वैंग टैंग गुस्से के साथ बोलता है, क्या एक साथी? और इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है। इसके बाद हमें बाहर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डिसेबल अपने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था। वहाँ पर इन सब चीजों के देखभाल के लिए एल्डर शुई और एल्डर शान होता है। हमें एक डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे ताकत के साथ एक स्टैचू के हाथों में पकड़े हुए स्क्रॉल के ऊपर जोर से पंच मारता है, जिसके वजह से वहाँ पर उसके स्ट्रेंथ लिखकर आ जाता है। अपने स्ट्रेंथ को देखकर बॉलर का थोड़ा निराश होते हुए बोलता है, मैं पिछले 3 सालों से बॉडी टेम्परिंग रियलम पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं बॉडी टेम्परिंग के सिर्फ लेवल 8 पर ही हूँ, लेकिन अब तक मैं ड्रैगन के पावर तक नहीं पहुँच पाया। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है, बॉडी टेम्परिंग रियलम में ड्रैगन के पावर को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये चैंपियन वो का बेटा ना हो तो फिर वांग टैंग ऐसा कर सकता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा बंदा आकर उन लोगों को हटाते हुए बोलता है, मैं ट्राई करता हूँ। ये बोलने के बाद वो उस स्टैचू के ऊपर मुक्का मार देता है, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। दो बंदे बात करते हुए बोलता है, ये तो सीनियर ब्रदर लीहू है। सीनियर ब्रदर लीहू तो सच में ड्रैगन के पावर तक पहुंच गए। सीनियर ब्रदर लीहू अब जीनियस के रैंक पर आ गए। एल्डर शान बोलता है, एक ड्रैगन को अपेयर होने में कितना समय लग गया? शेंग जुआन सेट सच में डिक्लाइन में है, आप पहले वाली बात बिल्कुल भी नहीं रही। एल्डर शुई बोलता है, हाँ ये ज्यादा दिनों का बात नहीं है, वो बाइक इंडियन का एरा था जब बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता था, तब डिसेबल आसानी से ड्रैगन पावर तक पहुंच जाता था। अब तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो बॉडी टेम्परिंग रियलम पर 5 ड्रैगन पावर के लेवल पर पहुंचा है। तभी वहां पर एल्डर शान और शुई के सामने बाइमो और वांग टैंग आ जाता है, जिन्हें देखकर डिसेबल बोलता है, ये तो वांग टैंग है। वांग टैंग जो बचपन से ही एक ग्रेट एम्परर की तरह दिखता है, वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बगल में जो खड़ा है आखिरकार वो कौन है? वो तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी एल्डर शुई बाइमो को होली सन कहने ही वाला था, लेकिन वो खांसते हुए बोलता है, बाइमो तो तुम यहाँ पर हो। और मन में बोलता है, होली लॉर्ड ने होली सन के आइडेंटिटी के बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहा है और बाहर बताने से सख्त माना किया है, तो मैं उसे होली सन कहकर नहीं बुला सकता। बाइमो बोलता है, एल्डर शान और शुई, मैं प्रैक्टिस करने के लिए नैरो वॉशिंग पूल में जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एक डिसेबल दूसरे डिसेबल से पूछता है, अरे ये तो वही बाइमो है ना जिसने इनियंग टावर के 9वीं मंजिल को रोशन किया था? दूसरा डिसेबल बोलता है, हाँ ये वही है, मैंने उसे देखा था, लेकिन इनियंग टावर के 9वीं मंजिल को रोशन करने के बावजूद होली सन का अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि बाइमो होली सन नहीं बना। दूसरा डिसेबल बोलता है, इसका तो एक ही मतलब है, मतलब कि उस दिन टेस्ट में कुछ गड़बड़ था। मैंने कहा था कि बाइमो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदा है, तो फिर आखिरकार वो इनियंग टावर के 9वीं मंजिल को कैसे रोशन कर सकता है? एल्डर शुई बाइमो को बोलता है, बाइमो तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट क्यों नहीं करवाते? जिस पर बाइमो पूछता है, आखिर में ये कैसे करूं? एल्डर शुई बताता है, ये बहुत ही आसान है, अपने सामने इस पत्थर के मूर्ति पर हमला करो, ये पत्थर के मूर्ति ऑटोमेटिकली तुम्हारे ताकत को सामने लेकर आएगा। एक डिसेबल बोलता है, मैं सचमुच ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि बाइमो के जैसे ऑर्डिनरी बॉडी पर कितना ही ताकत होगा, वो तो इसमें एंटर तक नहीं कर पाएगा। अगर सीनियर ब्रदर वांग टैंग इसे टेस्ट करे तो फिर वो जरूर से एक ड्रैगन के ताकत तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर वांग टैंग मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। और तभी बाइमो बोलता है, इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि मैं जल्दी करूं और प्रैक्टिस करने के लिए जाऊं। जिसे सुनकर एल्डर शान बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, सच में मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, होली सन होने के नाते भले ही इस वक्त उसके कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। और तभी बाइमो एल्डर शान और शुई को अपना टोकन दिखाते हुए बोलता है, एल्डर ये मेरा एंट्री टोकन है। एल्डर शान और शुई भी उसे रास्ता दिखा देता है और वो
आगे की ओर जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे वांग टैंग भी जाने लगता है, जिसे देखकर एल्डर सन पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर उससे पूछता है वांग टैंग आखिरकार तुम्हारा टोकन कहाँ पर है। इस बात को सुनकर वांग टैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है। एल्डर शुई पूछता है आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और तभी बायमो बोलता है ये मेरा फॉलोअर है, हम दोनों एक साथ ही अंदर जाने वाले हैं। लेकिन वांग टैंग को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके वजह से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है और बाकी के सभी डिसेबल इस बात को सुनकर हैरान होता है कि आखिरकार वांग टैंग बायमो का फॉलोअर कैसे हो सकता है। वो लोग आपस में बातें करते हुए बोलता है आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वांग टैंग जब यंग थे तब उसे एक ग्रेट एम्परर माना जाता था, आखिरकार वो किसी का फॉलोअर कैसे हो सकता है। बायमो ने आखिरकार सीनियर ब्रदर वांग टैंग को अपना फॉलोअर कैसे बनाया होगा। इन सब बातों को सुनकर वांग टैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो सिर्फ गुस्सा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी वो जो लंबा सा बंदा था जिसका नाम लीहू था, वो गुस्से के साथ बोलता है बायमो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग टैंग को अपना फॉलोअर बनाने की। बायमो बोलता है वो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ ना, इसीलिए वो मेरा फॉलोअर बन गया। इस बात को सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। बायमो अपने मन में सोचता है एक मिनट, क्या मैं हैंडसम हूँ इसलिए वो मुझसे जल रहा है। और तभी एल्डर शुई वांग टैंग को बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अंदर जा सकते हो, और अपने मन में बोलता है इन लोगों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि होली सन कितना ज्यादा कमाल का है। ये तो वांग टैंग के लिए बहुत ही ज्यादा किस्मत की बात है कि वो होली सन का फॉलोअर बन गया। इसके बाद वो दोनों नैरो वॉशिंग पूल के गेट की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आकर बोलता है वहीं पर रुक जाओ। हमें दिखाया जाता है कि ये चैंपियन हुओ का बेटा लीमू होता है। उसे उस जगह पर देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान होता है और लीमू वांग टैंग के पास आकर उसको बोलता है वांग टैंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राउड कहते हो तुम किसी और का फॉलोअर बन गए। वांग टैंग बोलता है तुम्हें मेरे मामलों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो मर्जी वो करूँ तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लीमू बोलता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ, मुझे लगा कि तुम शेंगजुआन सेट में मेरा इकलौता ओपोनेंट हो, मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम किसी अनजान इंसान के सामने झुक जाओगे, तुम अब मेरे जितना फेमस होने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। वांग टैंग गुस्से से बोलता है बस बहुत हुआ, अपना बकवास बंद करो। लीमू बोलता है तो तुम इतना ज्यादा घटिया हो गए हो कि तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ। वांग टैंग बोलता है लीमू अगर तुम मेरे साथ डुएल करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस तरह के बेकार की बातें करना नहीं चाहिए। लीमू बोलता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, चलो इस मौके का फायदा उठाकर हम अपने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। वांग टैंग सीधा जाकर उस मूर्ति पर अपना मुक्का चला देता है और उसके स्ट्रेंथ को देखते हुए डिसेबल हैरानी के साथ बोलता है 5 ड्रैगन पावर, ये तो लीमू से कई ज्यादा है। वांग टैंग भी अपने ताकत को देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जो उस ड्रैगन स्क्रिप्चर का प्रैक्टिस किया था इसके वजह से उसका ताकत पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वो मन में बोलता है मुझे नहीं लगता है कि लीमू मेरा ओपोनेंट बन पाएगा। और तभी लीमू हंसते हुए बोलता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, लगता है कि अब तुम सच में एक यूजलेस बन चुके हो। फिर वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाकर उस मूर्ति पर मुक्का मार देता है और उसका ताकत 8 ड्रैगन पावर लिखकर आता है, जिसे देखकर डिसेबल हैरानी के साथ बोलता है क्या आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई बॉडी टेम्परिंग रियलम पर रहते हुए 8 ड्रैगन पावर के स्ट्रेंथ तक को कैसे हासिल कर सकता है। वांग टैंग भी इतने पावर को देखकर हैरानी के साथ उससे पूछता है क्या तुम बॉडी टेम्परिंग रियलम के पीक पर पहुंच गए। लीमू बोलता है ये सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के पीक लेवल का फास्ट स्टेज है। वांग टैंग
टैंग, इस वक्त तुम मुझसे कम्पीट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो अब मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम खुद को मेरे सामने सरेंडर कर दो। वांग टैंग गुस्से के साथ बोलता है, लीमू अपने लिमिट को क्रॉस मत करो, आइंदा से अपने जुबान संभाल के बात करना। लीमू बोलता है, इस बाइमो ने तो एक बहुत ही बड़ा मजाक बनाया, वो होली सन तो बन पाया ही नहीं, उसे किसी इलाइट डिसेबल का भी साथ नहीं मिला, तो इसके जैसे बेकार इंसान को फॉलो करने से तुम्हारे लिए ज्यादा ह्यूमिलेशन क्या ही हो सकता है। इस बात को सुनकर बाइमो मन में बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे भी इसमें लाना चाहते हो, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इधर लीमू वांग टैंग को आगे बोलता है, वांग टैंग मैं सीरियस हूँ, तुम मुझे फॉलो करो, फ्यूचर में मैं एम्परर के थ्रोन पर बैठूंगा, जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, चलो मेरे सामने झुक जाओ और अपना लॉयलिटी दिखाओ। और तभी बाइमो बीच में बोलता है, मैं तुम्हें अपना पैर दूंगा, जिसे सुनकर लीमू गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने? बाइमो बोलता है, तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाया है? और अपने मन में बोलता है, वांग टैंग मेरे लिए एपिफनी पॉइंट का एक सोर्स है, तो आखिरकार मैं उसे दूसरों के हाथों में जाने कैसे दे सकता हूँ। लीमू बाइमो को बोलता है, कूदता हुआ जोकर कही के, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में कायर नहीं हो तो फिर आओ और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम किस मुंह से इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो। बाइमो अपने मन में बोलता है, ड्रैगन स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक ट्रू ड्रैगन किंग का बॉडी हासिल हुआ, मैं अपने ताकत को महसूस कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो चलो इसे एक बार टेस्ट ही कर लेता हूँ। लीमू बोलता है, क्यों क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, जुबान क्यों बंद हो गया? तुम्हारे जैसा बेकार इंसान जो यहाँ पर टेस्ट देने का भी हिम्मत नहीं करता है, ऐसे इंसान के साथ टाइम पास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो ये बोलता ही है कि तभी बाइमो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाकर उस मूर्ति पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, और वहाँ पर जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ आता है उसे देखकर लीमू का मुंह ही खुला रह जाता है, क्योंकि बाइमो का ताकत 10 ड्रैगन पावर होता है। बाइमो बोलता है, ये अफसोस की बात है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, मैं फिलहाल बॉडी टेम्परिंग रियलम के सिर्फ 3rd लेवल पर हूँ, वरना मेरा ताकत सिर्फ 10 ड्रैगन पावर कैसे हो सकता है। सिर्फ लीमू का नहीं बल्कि बाकी के डिसेबलों की आंखें भी बाहर आ चुका था। वो लोग हैरानी के साथ बोलता है, यंग मास्टर लीमो जो कि बॉडी टेम्परिंग रियलम के पीक पर हैं, उनका ताकत सिर्फ 8 ड्रैगन पावर तक है, लेकिन ये बाइमो बॉडी टेम्परिंग रियलम के 3rd लेवल पे होने के बावजूद उसका ताकत 10 ड्रैगन पावर तक पहुंच गया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? बाइमो लीमू को टीच करते हुए बोलता है, लीमू अब बताओ आखिरकार जोकर कौन है, मैं या फिर तुम? इस बात से लीमू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। वांग टैंग भी बाइमो के ताकत से जलस होता है, तो उसके तरफ से भी बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बाइमो मन में बोलता है, वांग टैंग कुत्ते कही के, मैं तुम्हारे इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझसे चल रहे हो। और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन ये मुझे पसंद आया। लीमू गुस्से के साथ बोलता है, बाइमो फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होने से कोई भी मतलब नहीं बनता, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो फिर चलो मेरे साथ डुएल करके देखो। लेकिन बाइमो उसे उसी का जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के साथ बर्बाद करने के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और फिर उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। एल्डरशी बाइमो को बोलता है, बाइमो मैरो वॉशिंग पूल बॉडी टेम्परिंग रियलम के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके बाहर आने के बाद आपके फिजिकल स्ट्रेंथ में भी काफी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाइमो और वांग टैंग दोनों ही मैरो वॉशिंग पूल के अंदर चला जाता है, और उसे देखते हुए बाइमो बोलता है, मैरो वॉशिंग पूल तो असलियत में ये एक लेक है। इसके बाद वो दोनों ही लेक में प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है, और फिर हमें सीधा ही 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वांग टैंग ब्रेक थ्रू करके बॉडी टेम्परिंग रियलम के 9th लेवल से 10th लेवल पर पहुंच जाता है, जबकि बॉडी टेम्परिंग का 9th लेवल ही इस लेवल का पीक लेवल होता है। यहाँ पर हमें वांग टैंग इस बारे में अच्छे से बताता है कि बॉडी टेम्परिंग के 9th रियलम पीक रियलम इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई चाहे तो फिर यही से नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, लेकिन बॉडी टेम्परिंग
टेम्परिंग रियलम के 18 लेवल होता है और लेवल 18 को एक्सट्रीम लेवल कहा जाता है। अगर कोई अगले रियलम पर ब्रेक थ्रू ना करके उसी रियलम पर रहते हुए लेवल 18 को हासिल कर लेता है तो फिर उसका ताकत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है। वैंग टैंग आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए नैरो वॉशिंग पूल के और भी गहराई में चला जाता है, क्योंकि इस लेक की खासियत ये होता है कि जो जितना गहराई में जाकर कल्टीवेशन करेगा उसका कल्टीवेशन स्पीड उतना ही तेज हो जाएगा। इसी वजह से वो और भी गहराई की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर हमें सामने बाइमो को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाता है और ये उसके ऑर्डिनरी टैलेंट के वजह से हुआ। तभी वहाँ पर वैंग टैंग पहुँच जाता है और इसे देखकर बाइमो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो लगता है कि यही तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, मुझे देखो मैं बॉडी टेम्परिंग रियलम के पीक पर पहुंच गया, लेकिन तुम एक छोटे से लेवल को भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुमने ड्रैगन स्क्रिप्चर को इतने जल्दी जल्दी कैसे सीख लिया। ये बोलने के बाद वो यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। बाइमो बोलता है, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुम इसके लिए बहुत ही छोटे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो सिस्टम के मदद से एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए अपने कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ इम्प्रूव करने लगता है। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल से सीधा ही 9th लेवल पर पहुंच जाता है। वो फिर से एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन इससे आगे वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ का एनर्जी उसके ब्रेक थ्रू के लिए काफी नहीं है, इसीलिए वो उठकर मैरो वॉशिंग पूल के और भी गहराई में जाने लगता है। वो लोग पहले गहराई में इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि इस पूल के जो जितना गहराई में जाएगा उसके लिए प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। हमें ये आगे दिखाया भी जाता है कि वैंग टैंग इतना ज्यादा आगे आ गया था, अब उसका बॉडी उस लेक के प्रेशर को संभाल नहीं पाता है। वैंग टैंग बोलता है, यही मेरा लिमिट है, अगर मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर मुझे डर है कि मैं अपने बॉडी को भी हिला नहीं पाऊंगा, जिसके वजह से वो वहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। और तभी बाइमो पीछे से आकर बोलता है, ब्रदर तुम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। बाइमो को इतनी जल्दी यहाँ पर आते हुए देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर उसके लेवल को देखकर और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, 9th लेवल, तुम इतने जल्दी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर पहुंच गए। उसके जलने के वजह से बाइमो को यहाँ पर एक एपिफनी पॉइंट भी मिलता है और बाइमो उसे और भी ज्यादा चलाते हुए बोलता है, लगता है यही तुम्हारा लिमिट है, तुम खुद को इससे ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन जीनियस के मामले में मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वैंग टैंग गुस्से के साथ बोलता है, बाइमो ज्यादा हवा में मत उड़ो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचलकर आगे निकल जाऊंगा। लेकिन बाइमो उसे इग्नोर करके बड़े ही एटीट्यूड के साथ आगे की ओर निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार बाइमो को +2 एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बाइमो खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, ये लिटिल ब्रदर तो सच में कमाल का है, थोड़ा सा उकसाने से ही पॉइंट 2 गुना हो गया। इसके बाद हमें उसी पुल के थोड़ा आगे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ डिसेबल पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ पर वो जूनियर सिस्टर भी होती है। ये वही है जो कि शेंग जुआन सेट के बेस्ट ट्रू डिसेबल में से एक है। बाकी के डिसेबल जूनियर सिस्टर के बारे में बात करते हुए बोलता है, जैसा कि एल्डर के पर्सनल डिसेबल से उम्मीद किया जा सकती है, सिस्टर यून की तो ऑलरेडी बॉडी टेम्परिंग के 14th लेवल पर पहुंच गई है। अगर सिस्टर यून की बॉडी टेम्परिंग रियलम के आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं करते तो फिर बाकी के ट्रू डिसेबल के तरह सिस्टर यून की भी बॉडी टेम्परिंग रियलम को ब्रेक थ्रू करके आगे निकल जाते, वो इसी लेवल पर अटके नहीं रहते। सिस्टर यून की बोलती हैं, मैं बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बॉडी टेम्परिंग के 15 लेवल पर अब तक नहीं पहुँच पाई, लगता है कि एक्सट्रीम लेवल तक ब्रेक थ्रू करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, लगता है अब मुझे और भी गहराई में जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। ये बोलकर वो और भी गहराई में जाने लगती हैं, जिसे देखकर वो बाकी के डिसेबल बोलता है, सिस्टर यून की तो नैरो वॉशिंग पूल के और भी गहराई में जा रही हैं। यहाँ का प्रेशर पहले से ही इतना ज्यादा है कि हम मुश्किल से ही इस बोट की मदद से यहाँ पर खड़े रह पा रहे हैं। सच में सिस्टर यूनकी के साथ शेंग जुआन सीट के
बाकी के डिसेबलों का कोई भी कंपेयर नहीं है। आज तक हमने ऐसे किसी भी डिसेबल को नहीं देखा जो यहाँ तक पहुँच पाया है। उनके ये बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे बाइमो पहुँच जाता है और वो आगे बढ़ ही रहा था, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक बंदा बाइमो को रुकने के लिए बोलता है तो बाइमो रुककर उन सभी को हेलो बोलता है। बाइमो को देखकर सिस्टर यून की भी हैरान होती है। वो लड़का जिसने की बाइमो को रोका वो पूछता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। बाइमो बोलता है मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके अलावा लोग इस जगह पर क्या करने के लिए आता है। वो लड़का बोलता है मेरा मतलब है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। बाइमो बोलता है अपने पैरों से चलकर और कैसे, जिसे सुनकर वो दोनों ही काफी हैरान होता है। तभी बाइमो का नजर यूनकी के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो उसे भी हेलो बोलता है, लेकिन अपने मन में बोलता है ये कमीनी पिछले टेस्ट के दौरान मुझे निशाना बना रही थी। कल्टीवेशन के दौरान ये मुझे एपिफनी पॉइंट कमाने में काफी मदद करेगी और फिर उसे चलाने के लिए बाकी के डिसेबलों को बोलता है तुम लोगों को ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैं बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर हूँ, मुझे आगे भी काफी कड़ी मेहनत करना होगा। बाइमो 9th लेवल पर है ये सुनकर यून की सच में काफी ज्यादा जल जाती हैं, जिसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिल जाता है। डिसेबल हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार कोई बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचे बिना यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। और तभी बाइमो उनके पास आकर बोलता है वैसे सीनियर आखिरकार आप लोगों का कल्टीवेशन कैसी है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग लकड़ी के नाव पर क्यों खड़े हैं। उतरने के बाद आप लोग भी सिस्टर यानकी की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा चल जाता है, जिसके वजह से बाइमो को उनके तरफ से एक एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। तभी ये उनकी गुस्से के साथ बाइमो को बोलती है आखिरकार तुम्हारा सिस्टर कौन है, क्या तुम इतना लायक हो कि तुम मुझे सिस्टर कह सको। ये सुनकर वो डिसेबल आपस में बातें करते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि सिस्टर उनकी इस बच्चे से काफी नफरत करती हैं। दूसरा डिसेबल बोलता है मुझे याद आया ये तो वही बाइमो है जो हमारे सेट का होली सन बनने वाला था, लेकिन अंत में इस चीज का कोई भी खबर नहीं आया। दूसरा बंदा बोलता है इसका मतलब तब तो वो अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। बाइमो उनके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, बस उन्हें इग्नोर कर कर आगे के ओर निकल जाता है। सिस्टर उनकी अपने मन में बोलती हैं बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल के कल्टीवेशन के साथ वो अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा थकी हुई महसूस कर रही हूँ। इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है क्योंकि वो बाइमो से काफी ज्यादा चल रही थी। सिस्टर यान की बोलती है नहीं मैं उस आदमी से कैसे हार सकती हूँ जिसने अभी बस शुरुआत ही की है। ये बोलने के बाद वो भी आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बाइमो अब और आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो काफी ज्यादा थक चुका था। इसी वजह से वो उसी जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपने सिस्टम से कहकर एक एक करके 2 एपिफनी पॉइंट को यूज करता है, लेकिन वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो और एक एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करता है तभी वो ब्रेक थ्रू करके 10th लेवल पर पहुंच जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है इसने काम किया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग 2 गुना हो गया हो। वो एपिफनी पॉइंट को इस्तेमाल करना कंटिन्यू रखता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसका सिस्टम उसे बताता है कि सभी एपिफनी पॉइंट खत्म हो चुका है। बाइमो बोलता है क्या इतनी जल्दी मेरे एपिफनी पॉइंट खत्म हो गया, मैं तो फिलहाल सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 16 लेवल पर ही पहुंच पाया हूँ, मुझे एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए और भी 2 लेवल को ब्रेक थ्रू करना है। लेकिन अफसोस इस वक्त मेरे पास एक भी एपिफनी पॉइंट नहीं है। तभी हमें सिस्टर यानकी को दिखाया जाती हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से पुल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर पा रही थी। तभी उसका नजर बाइमो के ऊपर पड़ती है, जिसे अपने आगे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसके वजह से बाइमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बाइमो तुरंत ही पीछे की ओर देखते हुए बोलता है अरे वाह यहाँ के लोग तो कितने प्यारे हैं, मुझे एपिफनी पॉइंट देने के लिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच आए
और फिर उस एपिफनी पॉइंट का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू करके बॉडी टेम्परिंग रियलम के 17 लेवल पर पहुंच जाता है। ये बात वो अंग्राइया लेते हुए बोलता है और यान की इसे सुनकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या वो तो कुछ समय पहले ही बॉडी टेम्परिंग रियलम के 9th लेवल पर था। आखिरकार वो इतने जल्दी बॉडी टेम्परिंग रियलम के 17th लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? नामुमकिन, वो इतना तेज नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है इसके वजह से बाइमो को +2 एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बाइमो उठकर सिस्टर यानकी को बोलता है, आपके मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर। आपके बदौलत आज मैं बॉडी टेम्परिंग रियलम के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाऊंगा। सिस्टर यानकी हैरानी के साथ बोलती है, मेरे बदौलत। और तभी बाइमो वहां पर खड़े खड़े ही एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर सिस्टर यानकी और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और बाइमो को फिर से एक और प्लस एपिफनी पॉइंट मिलता है। बाइमो उसे और भी ज्यादा जलाने के लिए बोलता है, सीनियर सिस्टर मेरे कल्टीवेशन स्पिरिट के बारे में क्या सोचती है? क्यों मैं हूं ना बहुत ही ज्यादा जीनियस। इसकी वजह से सिस्टर यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और बाइमो को 1+ एपिफनी पॉइंट मिलता है। बाइमो आगे बोलता है, सीनियर सिस्टर आपको जल्दी करना चाहिए। शुरुआत के सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर मैं आपके बराबर पहुंच चुका हूं। बाइमो को एक और एपिफनी पॉइंट मिलता है और वो फिर से जलाने के लिए बोलता है, सीनियर सिस्टर अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल मुफ्त में आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। बाइमो को फिर से एक और एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसे देखकर बाइमो बोलता है, सीनियर सिस्टर सच में आप तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सिस्टर ये उनकी बोलती है, बाइमो बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और उसे एक और प्लस एपिफनी पॉइंट मिलता है, जिसके बाद बाइमो भी यहाँ से चला जाता है और फिर सीन चेंज होकर हमें वैंग टैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपना प्रैक्टिस पूरा करके वापस के ओर आ रहा था और वो ब्रेक थ्रू करके बॉडी टेम्परिंग रियलम पे 12th लेवल पर पहुंचा है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। वो बोलता है, क्या शेंगजुआन सेट में मेरे जैसा जीनियस कोई हो सकता है? मैंने एक ही बारी में 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। भले ही बाइमो 9th लेवल पर पहुंच गया हो, लेकिन उसने अभी तक एक्सट्रीम लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं किया, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वो मेरे जितना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अपने सामने एल्डर शान और सुई को देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है, एल्डर शान और सुई में वापस आ गया। एल्डर शान और सुई उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल वो दोनों उसे देखकर नहीं बल्कि उसके पीछे बाइमो को देखकर हैरान हो गया था। लेकिन वैंग टैंग मन में सोचते हुए बोलता है, इस समय मेरे ब्रेक थ्रू करने के स्पीड से एल्डर शान और सुई तो बहुत ही हैरान हो गया है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। एल्डर शान और सुई हैरानी के साथ बोलता है, क्या ये सच है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। वैंग टैंग अपने आप पर प्राउड महसूस करते हुए बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सच है। तभी एल्डर सुई बोलता है, बाइमो हमें बताओ हम गलत तो नहीं है ना? ये सुनते ही वैंग टैंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या बाइमो? और फिर अपने पीछे बाइमो को देखने लगता है। बाइमो बोलता है, एल्डर आप दोनों बिल्कुल सही हैं। वो दोनों हैरानी के साथ बोलता है, मम्मी रे। बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रियलम के पीक लेवल अंदर आते वक्त तो बॉडी टेम्परिंग रियलम के सिर्फ 8 लेवल पर थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद बॉडी टेम्परिंग रियलम के 18th लेवल। अगर मैंने इसे अपने आंखों से ना देखा होता तो फिर मैं इसे कभी यकीन नहीं करता। ये सुनकर वैंग टैंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है? बाइमो उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ये थोड़ा अजीब बात है। आखिरकार उससे मुझे एपिफनी क्यों नहीं मिला? क्या वो मुझसे जेलस नहीं है? वैंग टैंग बोलता है, क्या मैं सच में अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता हूँ? क्या मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लायक नहीं हूँ? बाइमो बोलता है, लगता है इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो खुद को मेरे काबिल भी नहीं समझ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट गया। नहीं, मुझे उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और फिर उसको बोलता है, जूनियर ब्रदर वैंग टैंग, अगर मैं आपको सच कहूँ तो दरअसल मैं इतने जल्दी ब्रेक थ्रू इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, जहाँ से मैंने एक गॉड लेवल के बॉडी टेम्परिंग पील को हासिल किया, जिसके वजह से मैं इतने आसानी से एक्सट्रीम लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुआ। अगर मेरे पास वो पिल नहीं होता तो फिर शायद से मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वैंग टैंग बोलता है, क्या
सच में? बायमो बताता है हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि मेरा टैलेंट बिल्कुल ऑर्डिनरी है। वांग टैंग खुश होते हुए बोलता है सचमुच तुम्हारा टैलेंट ऑर्डिनरी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम्हें गॉड लेवल पिल पाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अपने मन में बोलता है धत्तरी के आखिरकार ऐसे अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों नहीं मिला, इस बायमो को ही क्यों मिला जिसके पास ऑर्डिनरी टैलेंट है। उसके जलने के वजह से बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिल जाता है और बायमो इसे देखकर खुश होते हुए बोलता है आखिरकार ये काम किया। वांग टैंग बोलता है बायमो मैं वांग टैंग, पैदा होने के साथ से ही मेरे पास एक एम्परर का टैलेंट है, मैं किसी से भी हार नहीं मानूंगा, खास करके तुम। मैं एक न एक दिन जरूर से तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊंगा, तुम बस इंतजार करो और देखते रहो। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शेंगजुआन सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कोई एल्डर शी यानी कि बायमो के मास्टर को बोलता है एल्डर शी मैं आधे दिन से यहीं पर खड़ा हूँ, तुम अभी भी बाहर नहीं आए, क्या यही तुम्हारा मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तमीज है? हमें बताया जाता है कि ये शेंगजुआन सेट का 7th एल्डर है। वो वहाँ पर अपने कुछ डिसेबलों के साथ भी आया था, जिनमें से एक डिसेबल बोलता है मास्टर मुझे लगता है कि एल्डर शी एक कायर है, भले ही आप अपना गला फाड़ कर चिल्लाए लेकिन वो बाहर नहीं आने वाला है। दो डिसेबल आपस में बात करते हुए बोलता है उनके जनरेशन के सभी लोग एंसेस्टर बन चुका है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक एल्डर ही है, ये कितना ज्यादा शर्म की बात है। दूसरा डिसेबल बोलता है एल्डर शी अगर आप बाहर नहीं आ सकते तो फिर आप अपने डिसेबल को बाहर भेज सकते हैं, या फिर आपके पास उतना भी हिम्मत नहीं है। तभी एल्डर शी बाहर आते हुए बोलता है 7th एल्डर ये ओल्ड मैन आपसे बात करना नहीं चाहता, तो फिर आप आखिरकार यहाँ पर आकर बखेरे खड़ा क्यों कर रहे हैं? 7th एल्डर हंसते हुए बोलता है एल्डर शी तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, मुझे लगा कि आप इमॉर्टल बॉडी पर रिसर्च करते करते पागल हो गए हैं। एल्डर शी बोलता है 7th एल्डर अगर आप यहाँ पर कुछ कहने के लिए आए हैं तो फिर कह दीजिए, बेकार में फालतू के बातें मत कीजिए। 7th एल्डर बोलता है तो फिर ठीक है, मैं सब कुछ सीधे तौर पर कहूँगा। ये शेंगजुआन सेट का 12 एंसेस्ट्रल पीक में से एक है, यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे हैं है ना? एल्डर शी पूछता है तो क्या? 7th एल्डर बोलता है तो ये है कि तुम यहाँ पर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जगह मुझे दे दो। एल्डर शी गुस्से से बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? तभी वो पीले बालों वाला डिसेबल आगे आते हुए बोलता है मेरे मास्टर को पूरा यकीन है कि वो आपको हरा सकता है, लेकिन आज यहाँ पर मेरा मास्टर कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो चाहता है कि ये लड़ाई हम डिसेबलों के बीच हो। 7th एल्डर बोलता है हाँ बिल्कुल, हम दोनों ही यहाँ के एल्डर्स हैं और एल्डर के सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिसेबलों को ट्रेन करना है। मैंने सुना है कि तुमने 2 अच्छे डिसेबल को एक्सेप्ट किया है, तो फिर हर एक डिसेबल के बेस पर ये क्यों ना डिसाइड किया जाए कि यहाँ पर कौन रहेगा? एल्डर शी बोलता है इसके लिए मैं इनकार करता हूँ। जो सुनकर 7th एल्डर बोलता है क्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है? एल्डर शी बोलता है तुमने अपने डिसेबल को कब एक्सेप्ट किया था? शायद 3 साल है ना? और मैंने अपने डिसेबल को कब एक्सेप्ट किया था? क्या यहाँ पर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? 7th एल्डर बोलता है एल्डर शी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस वक्त पर अपने अपने डिसेबल को एक्सेप्ट किया था, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ होता है। क्या आपको आपके डिसेबलों पर भरोसा नहीं है? एल्डर शी बोलता है इससे आगे बात करना बिल्कुल बेकार है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो पीले बालों वाला डिसेबल आगे आते हुए बोलता है एल्डर शी मेरा मास्टर आपसे बहुत ही पोलाइट से बात कर रहा है, डिसेबल होने के नाते मुझे उनके तरफ से बोलने का हक है। अगर आज आप ये कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप चुपचाप इस जगह को छोड़कर चले जाइए, आप ऐसे अच्छी जगह पर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। जिस पर बाकी के दोनों डिसेबल भी उसका साथ देने लगता है और वो आके बोलता है शेंगजुआन सेट के स्टैब्लिश के हजारों सालों से बोलने की ताकत को ही हमेशा इम्पोर्टेंस दिया है, तो एल्डर शी इमॉर्टल बॉडी के रिसर्च में आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है और आप
इस वक्त अपने डिसेबलों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, जो कि हमारे शेंगजुआन सेठ के लिए एक बहुत ही बड़ी मजाक की बात है। और तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। हमें दिखाया जाता है कि ये बायमो होता है, जो कि तेजी के साथ वहां पर आकर उस डिसेबल के गालों पर एक बहुत ही जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे के दीवार पे जाके टकरा जाता है। उसके पीछे पीछे वांग टैंग भी वहां पर भागते हुए आ जाता है और बायमो एल्डर शी को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर हम वापस आ गए। एल्डर शी बायमो को देखकर बोलता है, नॉट बैड, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। तभी सेवेंथ एल्डर बोलता है, एल्डर शी आपके दोनों डिसेबल तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, लेकिन उसने सबसे पहले आते ही मेरे डिसेबल के ऊपर स्नीक अटैक कर दिया है, तो इसलिए आप वो चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। बायमो सेवन एल्डर की बातों को सुनने के बाद बोलता है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। मेरे जूनियर ब्रदर वांग टैंग के पास जन्म से ही एक ग्रेट एम्परर बनने का टैलेंट है, वो तुम सभी का ध्यान एक बार में ही रख लेगा। ये बोलकर बायमो वांग टैंग के कंधे पर हाथ रख रहा था, लेकिन तुरंत ही वांग टैंग अपने कंधे से उसका हाथ हटा देता है। तभी पीछे से वो पीलू बालों वाला डिसेबल बोलता है, वांग टैंग ग्रेट एम्परर का वांग फैमिली, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। और फिर भागकर आगे की ओर आते हुए बोलता है, सबसे पहले मुझे तुम्हें सबक सिखाने दो। लेकिन तभी बायमो एक ही थप्पड़ से उसको फिर से अपने से दूर कर देता है, जिसे देखकर वो गुस्से से बोलता है, तुमने फिर से मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया। बायमो उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, तुम मेरे जूनियर ब्रदर से लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारा ध्यान तो मैं ही रख लूंगा। और वांग टैंग को बोलता है, जूनियर ब्रदर बाकी दोनों को तुम देख लेना। सेवेंथ एल्डर उन दोनों डिसेबल को बोलता है, बीरशम तुम दोनों एक साथ जाकर उसके ऊपर हमला करो। इधर पीले वाला डिसेबल बायमो को बोलता है, चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो बायमो के ऊपर मुक्का मारता है, लेकिन बायमो उसे आसानी के साथ रोक लेता है और उसको बोलता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। वो हैरानी के साथ बोलता है, मैं ऑलरेडी बॉडी टेम्परिंग के 11th लेवल पर हूँ, तुम इसे इतने आसानी से कैसे रोक सकते हो। बायमो बोलता है, तुम तो मेरे सामने एक चींटी के समान हो, इसके बावजूद तुम मेरे मास्टर के सामने ऊंची ऊंची बात करने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक मर्द कैसे बना जाता है। ये बोलकर बायमो उसके हाथ को मोड़ देता है और फिर उसके पेट पर एक बहुत ही जोरदार लात मार देता है, जिसके वजह से वो खिसकता हुआ पीछे चला जाता है। हमें बाकी के दो डिसेबल को दिखाया जाता है, जो कि वांग टैंग के ऊपर तेजी के साथ अटैक करने के लिए आता है और फिर एक साथ दोनों ही वांग टैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए वांग टैंग थोड़ा पीछे की ओर खिसकता हुआ जाता है, जिसे देखकर एक डिसेबल वांग टैंग को बोलता है, अपने ताकत के साथ तुम हम दोनों के साथ एक साथ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वांग टैंग बोलता है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। हमें बायमो को दिखाया जाता है, जो कि उस पीले बालों वाले डिसेबल को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और वो डिसेबल घबराते हुए बोलता है, मैं हार मानता हूँ। इधर वो दोनों डिसेबल वांग टैंग को बोलता है, मैं मानता हूँ कि जिस वक्त तुमने स्टार्ट किया उस हिसाब से इतने जल्दी बॉडी टेम्परिंग के 12th लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा शानदार बात है, लेकिन हम दोनों ही बॉडी टेम्परिंग के 14th लेवल से ऊपर हैं, तुम हमारे साथ अपना कंपेयर कैसे कर सकते हो। दूसरा डिसेबल बोलता है, ब्रदर इससे ज्यादा बातें करना बेकार है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। ये बोलकर फिर से वो दोनों ही एक साथ वांग टैंग के ऊपर अटैक करने लगता है और वांग टैंग जाम करते हुए उनके अटैकों को डॉस करने लगता है, जिसके बाद वो एक बंदे को लात मार के अपने से दूर करता है। तभी दूसरा डिसेबल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वांग टैंग उसके एक हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो दूसरे हाथ से वांग टैंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो खिसकता हुआ पीछे के ओर चला जाता है। ब्लैक कपड़े वाला डिसेबल बोलता है, हमारे एक साथ हमला करने के बावजूद तुम मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो गए। अगर तुम्हें थोड़ा और समय दिया जाए तो फिर तुम शेंगजुआन सेठ का एक और प्यारलेस मॉन्स्टर बन जाओगे। मैं आज यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, जिससे फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये बोलकर वो दोनों वांग टैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो पीले बालों वाला डिसेबल आकर उनके सामने गिरता है। बायमो पीछे से आते हुए
उन दोनों को बोलता है तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैं भी उसके साथ हूँ। वो दोनों ही हैरानी के साथ बोलता है इसने तो सच में जूनियर ब्रदर को हरा दिया। बायमो वांग टैंग को बोलता है जूनियर ब्रदर आप थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मैं इन दोनों का ख्याल रखता हूँ। जो सुनते ही वो दोनों एक साथ बायमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी बायमो ट्रू ड्रैगन किंग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उन दोनों का अटैक बायमो को हिट नहीं कर पाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उन दोनों का ध्यान भटकते ही बायमो उन दोनों के पास आकर दोनों के ऊपर ही एक एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे दोनों ही पूरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। बायमो बोलता है सच में तुम दोनों तो काफी कमजोर हो, इसके बावजूद तुम दोनों ने यहाँ आकर चैलेंज करने की हिम्मत की। ब्लैक कपड़े वाला डिसेबल बायमो को गुस्से से कुछ बोल नहीं बोला था, लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बायमो वांग टैंग को बोलता है जूनियर ब्रदर ये दोनों सच में बहुत ही कमजोर हैं, लगता है आपने अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया। ये सुनकर वांग टैंग गुस्सा हो जाता है, जिससे बायमो को एक एपिफनी पॉइंट मिलता है। एल्डरशी खुश होते हुए बोलता है बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रियलम के ग्रेट परफेक्शन लेवल, तुम तो सच में एक्सट्रीम लेवल के पीक पर हो, तुम सच में मेरे एक अच्छे डिसाइबल हो। ये बोलकर एल्डरशी जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर दूसरा डिसाइबल हैरानी के साथ बोलता है साफ साफ वो एक न्यू डिसाइबल है जिसने अभी अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आखिरकार वो एक्सट्रीम लेवल के पीक पर कैसे पहुंच सकता है। सेवेंथ एल्डर गुस्से से अपने डिसेबलों को यूजलेस कहता है और फिर उन सभी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एल्डरशी उन्हें रुकने के लिए बोलता है। एल्डरशी सेवेंथ एल्डर को बोलता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? सेवेंथ एल्डर बोलता है एल्डरशी आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, क्या इसका मतलब आप मेरे साथ ड्यूएल करना चाहते हैं? एल्डरशी तेजी के साथ आकर सेवेंथ एल्डर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे सेवेंथ एल्डर उड़ता हुआ पीछे के पत्थरों से जाकर टकरा जाता है और इसके वजह से चारों ओर धूल ही धूल फैल जाता है। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड। आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।